फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं चेक पॉइंट 4 का। ए पॉइंट मास एम इज सस्पेंडेड एट द एंड ऑफ ए मासलेस वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इफ वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सिचुएशन ये है कि अगर कोई इलास्टिक रॉड है और उसमें आप एम मास हैंग करके उसको ऑसिलेट करा रहे हो, तो हर इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वाई ए बाई एल। ठीक, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद तो टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट के बाई एम, के की जगह क्या डालोगे वाई ए बाई एल और ये मास हो गया एम। तो क्या आंसर बन जाएगा आपका? सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मास एम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया इक्विलिब्रियम पोजीशन से और वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। तो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कितना होता है। तो अगर कोई ये ब्लॉक है और इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसके, और ये डेंसिटी लिक्विड की मान लिया रो दी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका मास एम है, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो प्रूफ होके आता है वो होता है 2π√m अपॉन ए रो जी। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, रो लिक्विड की डेंसिटी है और जी ग्रेविटी है। अब आपको देखना है कौन सा आंसर ठीक हो रहा है, तो इसमें जो आंसर ठीक लग रहा है वो आंसर लग रहा है डी पार्ट ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इमेजिन ए नैरो टनल बिटवीन द टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन द अर्थ, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रिलीज इन दिस टनल, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं कितना होगा। तो मान लिया अगर ये अर्थ है और ये उसके अंदर एक टनल बना लिया इस तरह से, यहाँ पे एक टनल बनाई है इस तरह से, ठीक है। और टनल में अगर हमने एक पार्टिकल को रिलीज़ किया है तो ये एसएचएम करता है। टनल जरूरी नहीं डायमेट्रिक हो, आप किसी कॉर्ड पे भी टनल बना सकते हो, किसी भी कॉर्ड पे, वहाँ पे भी अगर आप पार्टिकल को रिलीज़ करोगे तो ये एसएचएम करेगा इस कॉर्ड वाली टनल के अंदर। और इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वही जो कि इन्फाइनाइट लेंथ के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√r/g। ठीक, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है और डैम्पिंग फोर्स तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता ही है, और कह रहे हैं एम्पलीट्यूड आधा हो जा रहा है, एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 1 सेकेंड, देन आफ्टर 2 सेकेंड्स क्या होगा। तो अगर 1 सेकेंड में आधा हो जा रहा है तो अगले 1 सेकेंड में उस आधे का भी आधा हो जाएगा, यानी 2 सेकेंड के बाद बचेगा 1/4। यही पैटर्न होता है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और डैम्पिंग के सभी क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काम करती है। जैसे उन्होंने कहा कि एम्पलीट्यूड जो है वो 20% कम हो जा रहा है 10 मिनट में, तो अगले 10 मिनट में रिमेनिंग का भी 20% कम हो जाएगा, अगले 10 मिनट में अब जो बचा होगा उसका भी 20% कम हो जाएगा। और इसी तरह से एनर्जी का भी लगता है, अगर वो कहेंगे 5 मिनट में एनर्जी 40% कम हो जा रही, तो अगले 5 मिनट में अब जो रिमेनिंग एनर्जी बची होगी उसका भी 40% कम हो जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड और एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही डिक्रीज करते रहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि कम होती है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू √ओमेगा0² माइनस गामा स्क्वायर, और गामा जो है वो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू b/2m होती है, और b जो है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है और वो डैम्प्ड फोर्स की इक्वेशन से आता है FD इज इक्वल टू -v/v, कि डैम्पिंग फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है और अपोजिट है, तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट है। डैम्पिंग कांस्टेंट को 2m से डिवाइड करोगे तो डैम्पिंग कॉफिशिएंट आ जाएगा और डैम्पिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है और ये फ्री ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो 1/3 हो जा रहा है, 100 ऑसिलेशन पूरे करने के बाद 1/3 हो जा रहा है, तो अगले 100 ऑसिलेशन के बाद 1/3 का भी 1/3 हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं कि 200 ऑसिलेशन के बाद कितना रह जाएगा, तो 200 ऑसिलेशन के बाद 1/3 का भी 1/3 हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वीकली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है n1 और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है n2। तो जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी तो वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी, जो क्योंकि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अपना मन से तो वो n1 से ऑसिलेट कराना चाह रहा है, बट जो फोर्स है वो उसको n2 से ऑसिलेट कराएगा, तो स्टडी स्टेट जब आ जाएगी, ठीक है, तो वो n2 से ही ऑसिलेट करेगा, तो आंसर बनेगा उसका बी पार्ट। 8th में कह रहे हैं इन केस ऑफ सस्टेन्ड फोर्स ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो सस्टेन्ड फोर्स ऑसिलेशन में नाम ही है उसका सस्टेन्ड, सस्टेन हो चुका है, मतलब जितना
एक्सटर्नल एजेंट एनर्जी दे रहा है उतनी डैम्पिंग में लॉस भी हो जा रही है, तो एम्पलीट्यूड अब उसका कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी अब उसकी कांस्टेंट रहेगी, तो एनर्जी विल रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि अब वो हो गया सस्टेन्ड मेंटेन्ड ऑसिलेशंस। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कब कांस्टेंट रहेगा, तो या तो फ्री वाइब्रेशन हो, ना कोई डैम्पिंग हो, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, तो भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर डैम्प्ड वाइब्रेशन है तो फिर वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होने चाहिए, तो आंसर फोर्स्ड वाइब्रेशन ज़्यादा ठीक है, अदरवाइज डैम्प्ड वाइब्रेशन में तो एनर्जी और एम्पलीट्यूड कम होते जाते हैं। और मेंटेन्ड वाइब्रेशन का मतलब ही वही होता है कि मेंटेन हो चुके, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी आपने लगाया और डैम्पिंग भी है, डैम्पिंग से एनर्जी लॉस हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें बराबर हो चुकी हैं, तो अब जो ऑसिलेशंस हैं वो मेंटेन हो गए, सस्टेन हो गए, उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो गया। तो कहाँ कहाँ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, तो फर्स्ट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, और थर्ड एक फोर्थ का ही स्पेशल केस होता है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। इन फोर्स्ड ऑसिलेशन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली विद ए फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना चाहता है, बट जब वो स्टडी स्टेट आ जाती है तो वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम्स वेरी शार्प। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है, तो क्वालिटी फैक्टर वैसे इस चैप्टर में नहीं है, क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ेंगे एसी वाले में। ठीक है, तो इसको वहीं करेंगे, इसको अभी यहाँ रहने देते हैं। टू सोर्सेज ऑफ ए साउंड आर इन रेजोनेंस, कब बोला जाएगा रेजोनेंस में, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब हम बोलेंगे कि वो रेजोनेंस में। सो दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसीज, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। When a tuning fork is vibrated, another in the neighborhood begins to vibrate। ये फिनोमेना क्या है, इसको रेजोनेंस कहते हैं। एक वाइब्रेट कर रहा है, उसके वाइब्रेशन एयर के थ्रू दूसरे पे हिट कर रहे हैं, और उसकी भी अगर वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस जो है फोर्स वाइब्रेशन का स्पेशल केस है, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। एक्सटर्नल फोर्स की मान लिया n2 है और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी n1 है, तो जब ये मैच कर जाती है तो अब इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच the frequency of the external force is same as frequency of the system. In the during the phenomena of resonance, resonance में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता ही चला जाता है, एम्पलीट्यूड काफ़ी लार्ज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी लार्ज नहीं होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बिकम लार्ज। ए पार्ट, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही हो गई ना, लार्ज क्यों हो जाएगी। मान लिया सिस्टम की n नॉट है और एक्सटर्नल फोर्स की भी n नॉट है, तो वो n नॉट से ऑसिलेट करेगा, तो n नॉट कोई लार्ज तो है नहीं, वो तो सिस्टम से मैच कर रही है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट।